गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फैक्ट्री एक्ट 48 के चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है एनुअल लीव विद वेजेस। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था हॉलीडेज़ का और वर्किंग आवर्स का, और एक वीकली हॉलीडे का भी हमने ज़िक्र किया था। आज हम बात करेंगे उसकी एनुअल लीव की जो वेजेस के साथ उसको मिलेगी, राइट। तो क्योंकि हमें ये पता है कि हर वर्कर को एक वीकली हॉलीडे का राइट है, उसके अलावा एनुअल लीव का भी राइट है वर्कर्स को। और इसकी शुरुआत हुई थी हमारे 1954 के अमेंडमेंट के साथ। उससे पहले ये प्रोविज़न नहीं था। तो 1954 में फैक्ट्री एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, जो संशोधन हुआ, उसके बाद इस प्रोविज़न की शुरुआत है, ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या सीन है वो हम देख लेते हैं। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो लीव सैंक्शन होंगी, उसके अलावा मान लीजिए अगर वर्कर किसी और एग्रीमेंट या किसी और सेटलमेंट के अंडर भी आ रहा है और उसको उस अवार्ड या एग्रीमेंट या सेटलमेंट के अंडर जो लीव सैंक्शन हुई है वो इस प्रोविज़न के में जो लीव सैंक्शन होंगी उसके ज़्यादा हैं, तो उस पर वो ज़्यादा वाली लीव एप्लीकेबल होंगी, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक्ट या इसके प्रोविज़न किसी भी और एक्ट या उसके प्रोविज़न को डिनाई नहीं कर सकते। और जहाँ वर्कर्स की लीव की बात है तो वो ये देखा जाएगा कि उसको किस प्रोविज़न के अंदर ज़्यादा लीव मिल रही हैं, तो उस पर वही चीज़ लागू होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एक थोड़ा सा अलग सा पॉइंट दिया गया है, जो इंडियन रेलवे के रूल्स हैं लीव के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा लिबरल हैं इस एक्ट के रूल्स के हिसाब से। तो इसलिए जो रेलवे में काम करते हैं या रेलवे फैक्ट्री में हम कह सकते हैं काम करते हैं, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम करते हैं, उस एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट जो रेलवे को एडमिनिस्टर करती है और उसके अंदर जो फैक्ट्रीज आती हैं, वहाँ के वर्कर पे वो वाले रूल्स लागू होंगे क्योंकि वहाँ वो रूल्स ज़्यादा लिबरल हैं। ठीक है, अब हम इस एक्ट के रूल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ वर्किंग डेज़, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्कर एनुअल लीव विद वेजेस के लिए क्वालिफाई करता है। उसके लिए हम देखेंगे कि अगर हम एडल्ट वर्कर की बात कर रहे हैं तो एडल्ट वर्कर को हम 20 डेज़, अगर उसने 20 डेज़ काम किया है तो उसको एक दिन की लीव मिलेगी विद वेजेस। और अगर यही वर्कर जो है वो चाइल्ड वर्कर है, यंग पर्सन जिसको आप कह सकते हैं, यंग भी हो सकता है, एडोलसेंट भी हो सकता है, तो वहाँ पर 20 वाला 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 15 दिन काम करने के बाद आपको एक दिन की एनुअल लीव विद वेजेस मिलेगी। वीकली हॉलीडे अलग चीज़ है, उसका इससे कोई इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब आपको ये देखना है, दूसरे पॉइंट में मैं आ गई हूँ कि हमको ये मिलेंगी क्यों और किसको मिलेंगी, जिसने एक कैलेंडर ईयर में 240 डेज़ मिनिमम काम किया है। अब सेकंड पॉइंट में आ जाओ कि 240 डेज़ का मतलब यहाँ पर क्या है और उस 240 डेज़ में हम क्या क्या ऐड करेंगे। जैसे अगर कोई वर्कर ले ऑफ पे रहा है, मतलब वो आया है काम पर बट उसको काम नहीं मिला फॉर अ वैलिड रीज़न, तो उसके ले ऑफ के डेज़ इस 240 दिन में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, और ये तो हो गया ले ऑफ का सीन। उसके अलावा अगर फीमेल वर्कर हैं और वो मैटरनिटी लीव पर हैं लेकिन 12 हफ्तों से ज़्यादा की मैटरनिटी लीव ना हो तो वो दिन भी 240 दिन में काउंट किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट है अर्न लीव का जो सीन है। अर्न लीव जो है प्रीवियस ईयर की जो अर्न लीव है वो भी इस 240 दिन में ऐड हम कर सकते हैं। अर्न लीव का मतलब वो लीव जो आपने अर्न की है, यानी कि अगर आप वो लीव ले लेते हो
तो आपको उसकी वेजेस नहीं मिलेगी। कई बार क्या होता है कि कुछ लीव जो एक तो कैजुअल लीव हम देखते हैं, मेडिकल लीव्स होती हैं, सिमिलरली अर्न लीव हैं जो जिनके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। मतलब अगर आप लीव लोगे तो आपको वेजे वो उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आप पैसा लेना चाहते हो तो आपको लीव नहीं लेनी है, ठीक है। ये अर्न लीव होती है। तो अर्न लीव को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं 240 दिन के कैलकुलेशन में, राइट। ओके, अब आ जाते हैं हम आगे। क्या कहना चाह रहा है कि अगर वर्कर की सर्विस, मान लीजिए किसी वर्कर की सर्विस 1 जनवरी को स्टार्ट नहीं होती, अब तो हम कैलेंडर ईयर में 240 दिन की बात कर रहे हैं ना। मान लीजिए किसी वर्कर की सर्विस ही 2 जनवरी के बाद में लगी है, मान लीजिए अप्रैल में आया है, वो मार्च में उसने ज्वाइन किया है, तो हम 240 दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम उसको 365 डेज़ का तो कैलेंडर ईयर नहीं बचा ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि जितने दिन उस ईयर में बचे हुए हैं उसका 2/3 हम देख लेंगे, वही उसके वर्किंग डेज हमने मानने पड़ेंगे। मतलब अगर 365 डेज़ हैं तो हम 240 दिन काउंट करेंगे, और अगर आपने 240 दिन से कम, मतलब 365 डेज से कम उस ईयर में आप आए हो, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आपको जो भी रिमेनिंग पार्ट बच गया है मतलब कैलेंडर ईयर का, उसका 2/3 देखना पड़ेगा। जहाँ आप 240 दिन कैलकुलेट करते थे वहाँ आप उसका 2/3 कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और अगर एक वर्कर को गलती से सस्पेंड कर दिया गया, मतलब उसकी गलती नहीं थी और रॉन्गफुली वो सस्पेंड हो गया है, तो उसके सस्पेंशन का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए उसको काम से हटा दिया जाना, परमानेंटली नहीं, कुछ टाइम के लिए। तो वो उसका जो सस्पेंशन का पीरियड होगा वो भी उन 240 दिनों में ऐड हम कर सकते हैं, क्योंकि वो रॉन्गफुली हुआ है, इसलिए। ये बात हो गई क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, डिस्चार्ज, डिसमिसल एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब इसका मतलब क्या है? अगर एक वर्कर को रिलीव कर दिया गया है जॉब से, डिसमिस कर दिया गया है, उसने अपना जॉब छोड़ दिया है अपनी मर्ज़ी से, टर्मिनेट कर दिया गया उसकी एम्प्लॉयमेंट से, यानी उसकी नौकरी से हटा दिया गया है, ठीक है। तो या फिर वो रिटायर हो गया, और कई बार ये होता है कि डेथ भी हो सकती है। इन सारी परिस्थितियों में आपने देखा कि अब उसका काम ख़त्म हो गया, यहाँ पर हो सकता है 365 दिन से पहले ही ये काम हो गया हो, राइट, पूरा कैलेंडर ईयर नहीं कंप्लीट हुआ। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि क्योंकि उसने पूरा ईयर काम नहीं किया, 365 दिन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम 240 दिन मान लीजिए। अब इस वजह से अगर डेथ हो गई, या फिर उसको काम से निकाल दिया गया, या फिर उसने काम छोड़ दिया, और 240 दिन तो पूरे नहीं होते हैं ना, ठीक है, तो भी उसको ये लीव, एनुअल लीव विद वेजेस का राइट बनता है। और इसका पैसा जो है उसको अगला ही दिन, मान लीजिए डेथ हो गई है, तो डेथ के अगले ही दिन जो उसके नॉमिनी होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, या अगर उसने जॉब छोड़ दी है तो नेक्स्ट डे से लेकर विदिन 2 मंथ्स उसको उसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इस केस में, जब वो इस तरीके के सिचुएशन से गुज़रता है। अब आगे चलते हैं, लीव फॉर हाफ ए डे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम आधे दिन की बात कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा दिन की बात कर रहे हैं, तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए एक वर्कर ने 2 घंटे काम किया एक दिन में, 8 घंटे की ड्यूटी में, इट मीन्स कि उसने आधे से भी कम दिन में काम किया, तो उसको हम छोड़ देंगे, कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, यानी 240 दिन में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। और मान लीजिए अगर एक वर्कर ने दिन में 8 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटे काम किया है, मतलब मोर देन हाफ पीरियड काम किया है, तो उसको पूरा दिन मान लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज़ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव्स। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए अगर एक वर्कर अपना एक कैलेंडर ईयर में जो उसकी वेजेस बनती है, एनुअल लीव जो बनती है जिसमें वेजेस भी मिलेगी उसको, तो उसको अगर पूरा नहीं ले पाया, तो एक वर्कर की जो अगर एडल्ट वर्कर है उसकी मैक्सिमम 30 दिन की वेजेस को हम अगले ईयर में ऐड कर सकते हैं, बाकी की उसकी लैप्स हो जाएंगी। इसलिए अच्छा यही है कि वो अपनी जो वेजेस है, वो अपनी जो लीव है वो टाइम पर ले ले। एडल्ट वर्कर के केस में मैक्सिमम 30 दिन की वेजेस को, 30 दिन की छुट्टियों को, जो एनुअल लीव विद वेजेस है उसको हम आगे ले जाकर ऐड कर सकते हैं, और अगले साल हम उसको अवेल कर सकते हैं। और अगर एक चाइल्ड वर्कर है, एडोलसेंट है, उस केस में हम 40 दिन की जो हमारी लीव है उसको हम आगे ले जाके उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक सेकेंड,
हाँ, अगर एक वर्कर ने लीव अप्लाई की बट उसको मिली ही नहीं ना, इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं, तो फिर उसको सारी छुट्टियां आगे ले जाने की परमिशन होगी, क्योंकि उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उससे अप्लाई किया था और उसको छुट्टी ही नहीं मिली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा प्रोसीजर टू अवेल ऑफ एनुअल लीव। अब लीव लेने का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यही है कि वो मैनेजर को एप्लीकेशन लिखेगा, कम से कम 15 दिन पहले उसको ये बताना पड़ेगा, और अगर वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है तो उसको कम से कम 30 दिन पहले एप्लीकेशन देनी होगी। एक साल में उसको 3 बार से ज़्यादा लीव नहीं मिल सकती। और अगर वो एक पर्सन बीमार है और वो छुट्टी लेना चाह रहा है क्योंकि बीमार है, अचानक अगर कुछ ऐसा बात हो गई और वो अप्लाई नहीं कर पाया, तो उसको बिना एप्लीकेशन के ही लीव मिलने का राइट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्कीम फॉर एनुअल लीव। अब स्कीम क्या है? स्कीम में ये है कि जो ऑक्यूपायर और जो मैनेजर होगा, वर्क्स कमेटी के साथ, जो फैक्ट्रीज़ में आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये पॉइंट देखा था कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में वर्क्स कमेटी का प्रावधान रहता है, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए काम करती है। तो जो भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है या फिर मैनेजर है, वो वर्क्स कमेटी के साथ मिलकर एक स्कीम बनाएगा, फॉर्मुलेट करेगा, और उस स्कीम को नोटिस बोर्ड पर भी लगाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, और एक ऐसी लैंग्वेज जिसको मज़दूर या जो भी वर्कर्स हैं वो समझ सकते हैं। और इसके बारे में एक कॉपी जो है वो किसको भेजेगा? इंस्पेक्टर को भेजेगा। और ये स्कीम 12 महीनों के लिए वैलिड होगी, और आगे अगर जब हम इसको रीन्यू करेंगे तो भी ये फिर आगे उतने ही टाइम के लिए रीन्यू हो सकती है, विद या विदाउट मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया स्कीम का केस। और अगर पहले से ही कोई स्कीम चल रही है तो फिर उस स्कीम के अकॉर्डिंगली ही वर्कर्स को छुट्टी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट इन लीव ऑफ लीव। अब अगर वर्कर्स ने लीव नहीं ली, राइट, तो उनको उसकी पेमेंट किस तरह से मिलेगी? अगर वो मान लीजिए अपनी अपनी जॉब छोड़ गया, ठीक है, या डेथ भी हो सकती है, उसने अप्लाई किया लीव के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि उसने अप्लाई किया और उसको छुट्टी नहीं मिली, या फिर उससे पहले ही उसकी नौकरी चली गई या उसको जॉब से निकाल दिया गया, तो छुट्टी की जो वेजेस उसकी बनती थी वो वेजेस उसको बिल्कुल नेक्स्ट डे से लेकर आगे लिमिटेड पीरियड में उसको ये प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंड वर्किंग डे से लेकर आगे कुछ समय में ही उसको उन छुट्टियों की वेजेस दे दी जानी चाहिए। अनअवेल्ड लीव एंड नोटिस ऑफ डिस्चार्ज एंड डिसमिसल। मतलब क्या है? जब भी किसी वर्कर का कोई ऐसा टाइम है जिसमें वो छुट्टियों ले सकता था लेकिन उसने अवेल नहीं की, ठीक है, और हम अगर वर्कर को कभी जब नौकरी से हटाया जाता है तो उसको कुछ नोटिस दिया जाता है, राइट, 1 महीने का नोटिस भी होता है, कभी कभी 3 महीने का नोटिस भी होता है। तो उस नोटिस के पीरियड में हम इस छुट्टियों वाले ये जो अनअवेल्ड लीव का जो टाइम है उसको हम ऐड नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। अब वेजेस किस हिसाब से उसको देंगे? जो भी उसका रूटीन में ऑर्डिनरी जो उसका वेजेस का सिस्टम है वो, यानी डेली फुल टाइम जो अर्निंग है उसके एवरेज के बेस पे देंगे। और उसमें उसका बेसिक वेजेस है, डीएनएस अलाउंस है, बोनस नहीं शामिल करेंगे। जो कैश है इक्विवेलेंट ऑफ द एडवांटेजेस, जैसे उसको फूड ग्रेन्स या आर्टिकल्स, जो एक स्टैंडर्ड फैमिली के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन वगैरह दिया जाता है, उसको अगर हम कैश में कन्वर्ट करें तो उसका जो अमाउंट बनेगा वो भी हम उसकी ऑर्डिनरी वेजेस में ऐड कर देंगे। उसके हिसाब से हम उसको एनुअल लीव विद वेजेस वाला प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस। कभी कभी क्या होता है कि हम जो भी छुट्टियों की बात कर रहे हैं, तो ये है एडल्ट के केस में प्रोविज़न बनाया गया है, जो लीव सैलरी है वो एडवांस में देने का। तो एक वर्कर जो कि उसको एडवांस में वेजेस दे दी जाएंगी मैक्सिमम 4 दिन के, मतलब नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम
सॉरी नॉट लेस देन 4 डेज़, यानी 4 दिन से कम नहीं होने चाहिए। 4 दिन की वेजेस उसको एडवांस में दी जाएगी। अगर हम एडवांस की बात कर रहे हैं, छुट्टियों की वेजेस की बात कर रहे हैं, चाइल्ड के केस में ये 5 दिन पर लागू होगा। मिनिमम 5 डेज़ यानी नॉट लेस देन 5 डेज़, ठीक है। पेमेंट जो होगा ना वो एडवांस में किया जाएगा। एक एक दिन का नहीं, एडल्ट के केस में कम से कम 4 दिन, चाइल्ड के केस में कम से कम 5 दिन। मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस, तो कभी कभी जब उसको वेजेस मिलनी है एडवांस ये छुट्टियों की, लेकिन उसको नहीं मिली है, तो एक अनपेड वेजेस का कॉन्सेप्ट हुआ। और अनपेड वेजेस को जिस तरीके से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंगली जो रूल्स लागू होते हैं वही इस अनपेड वेजेस पर भी अप्लाई होंगे। पावर टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि वो ऑक्यूपायर को गाइडलाइंस दे सकती है कि वो किस तरीके से रजिस्टर मेंटेन करे इस चीज़ का, और इंस्पेक्टर को भी परमिशन दी जाती है कि वो उनकी जांच पड़ताल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ पावर ऑफ एग्जाम्प्ट फैक्ट्रीज। कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट्रीज को कुछ प्रोविज़न से एग्जेम्पशन भी दिया है। तो ये था हमारा एनुअल लीव विद वेजेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, दैट इज़ पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। सॉरी, हम इस में यहीं तक इसको इस वीडियो में हम इसको यहीं पे ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनल्टीज एंड प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।